नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्री मोहन सिंह सेंगर जी की कहानी अर्थी के आंसू। जब सब लोग चले गए तो प्रतिभा ने दबे पांव माँ के कमरे में प्रवेश किया और इधर उधर देखकर धीरे से बोली, माँ, आखिर मेरी शादी को लेकर तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या सचमुच में इतनी भारी हो गई हूँ तुम सबके लिए? अगर ऐसा ही है तो कठोर फेंकने से कहीं ये ज्यादा अच्छा है कि मुझे किसी नदी कुएं में ढकेल दो, पाप कटेगा। माँ ने अन्य मनसक भाव से पर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ प्रतिभा को खींचकर अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो सचमुच बड़ी भोली है बेटी। अरे लड़कियां तो पराया धन होती हैं, बड़ी होने के बाद भला उन्हें कोई अपने पास रखता है? तो माँ, मैं कब कहती हूँ कि तुम मुझे अपने पास ही रखो? रूंधे हुए गले से प्रतिभा ने कहा, कह जो रही हूं कि किसी नदी कुएं में धक्का ना दे दो तो सब आफत मिट जाएगी। इस बार माँ ने प्रतिभा को अपने गले से हटाकर सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पागल मत बन प्रतिभा। मैंने कभी तेरी इच्छा के खिलाफ कुछ काम किया है या तुझसे कभी कुछ करवाया है? क्या कभी भी तेरे साथ मैंने कोई दुर्व्यवहार किया है? फिर तेरी इस ताने जनी और इन आंसुओं का मतलब? एक सिसकी भरकर प्रतिभा ने आंखें झुका ली और भर्राई हुई आवाज में बोली, मतलब तुम सब जानती हो माँ। तनिक झल्लाकर माँ ने कहा, भाई तुझसे तो पेश आना भी मुश्किल है। तुझे मालूम नहीं तेरे पिताजी ने कितने दिनों से खाने पीने और सोने आराम करने का ख्याल छोड़ रात दिन एक कर तेरे लिए इतना अच्छा घरवर जुटाया है। क्या इसे तू कठोर ही समझती है? मैं कुछ नहीं समझती, तनिक आवेश में आकर प्रतिभा ने कहा। केवल यह समझती हूँ कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। मैं अभी कुछ दिन और पढ़ना चाहती हूँ। शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ? माँ ने जरा ताने के साथ कहा। यह कहना बड़ा आसान है बेटी जी, पर क्या तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम है? क्या तुझे मालूम है कि इस महंगाई के जमाने में घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन हो गया है? अरे तो साफ साफ यूं कहो ना कि तुम मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं देना चाहती, प्रतिभा ने तीखे स्वर में कहा। प्रतिभा, तुम पढ़ी लिखी बेटी हो, ना कहने से मेरे से क्या क्या कहलवाओगी? तुम जानती हो कि तुम्हारे दोनों भाइयों का दूध बंद कर दिया गया है। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पिताजी ने जो 2-3 हज़ार रुपए बैंक में जमा किया था, महंगाई ने उसे भी पचा लिया। उन दिनों में कभी गौर से उनका चेहरा देखा है तुमने? चिंता और उदासी की झुर्रियां क्या कभी तुम्हें नहीं दिखाई दी उनके चेहरे पर? हाय भगवान! छी 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 छी, कहते हुए प्रतिभा के पिता ने कमरे में प्रवेश किया। अरे यह क्या झगड़ा मोल ले बैठी हो तुम माँ बेटी? मेरे चेहरे की झुर्रियों से और प्रतिभा से भला क्या मतलब? क्या आदमी कभी बड़ा नहीं होता? और फिर हंसकर बोले, प्रतिभा की माँ, तुम्हारी तरह मैं भला हमेशा जवान थोड़े ही बना रहूंगा। प्रतिभा की माँ जरा लजाई। प्रतिभा ने धोती के छोर से आंसू पहुंचे और कमरे से बाहर जाने लगी। पिता ने द्वार की ओर बढ़कर प्रतिभा का रास्ता रोकते हुए कहा, जरा रुको प्रतिभा, मैं तुम्ही से कुछ बात करने आया हूँ। तुम मन खराब ना करो बेटी। मैंने गौरी शंकर और उसके बड़े भाई से खूब जोर देकर और खोल कर कह दिया है कि वे तुम्हारी आगे पढ़ने की इच्छा पूरी करेंगे और इस दिशा में कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे। बोलो, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? प्रतिभा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें नीचे ही झुकी रहीं। पिता ने फिर कहना शुरू किया, सिर्फ खर्चे का ही सवाल नहीं है बेटी, तुम अब सयानी भी हो गई हो। लोग पूछते हैं कि अभी तक प्रतिभा की शादी क्यों नहीं की। पता नहीं इन्हें दूसरों की शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अच्छी तो बात है, प्रतिभा ने धीमी आवाज में कहा, आप लोगों को खुश संतुष्ट करके अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए, इससे भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यह कहकर प्रतिभा कमरे से बाहर चली गई। पिता ने कुछ चिंतित सी मुद्रा में प्रतिभा की माँ की ओर देखा और निराश स्वर में बोले, हाय रे भाग्य, अपनी ही संतान के मुंह से क्या ऐसी बातें सुननी है? हमारे भाग्य में ही लिखा था ये। तुम अपना मन खराब मत करो, प्रतिभा की माँ ने आश्वस्त स्वर में कहा। आजकल का जमाना ही ऐसा है, पता नहीं पढ़ लिख करके ये लड़कियां क्या करेंगी। प्रतिभा के पिता ने गहरी ठंडी सांस ली और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। बहू, क्या कहती है चाहती है? इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, गौरी शंकर के बड़े भाई ने कहा। पर मैं यह पूछता हूँ कि तेरी भी अकल है क्या नहीं? तेरा मन क्या कहता है? भैया, गौरी शंकर ने नम्रता पूर्वक कहा, होगा तो वही जो आप और माताजी आज्ञा देंगे, पर मैं समझता हूँ कि अगर उसे पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज ही क्या है?
आंखें मटकाकर बड़े भाई ने कहा। अरे नहीं नहीं, बहू मिली है, इसी से तो उस पर लट्टू होए। अरे कान खोलकर सुन ले, अगर तूने उसे दबाकर नहीं रखा, ज्यादा पढ़ाया लिखाया और आजादी दी तो याद रख, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा, और खानदान के नाम पर जो बट्टा लगेगा वह अलग से। गौरी शंकर अभी नई उम्र और कच्चे ज्ञान का युवक था। बड़े भाई की चेतावनी की गहराई को शायद भली भांति समझ तो नहीं पाया, पर इतना उसे जरूर महसूस हुआ कि उसका कुछ अर्थ जरूर है। हतप्रभ सा वह चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर चला। कमरे से बाहर पांव रखते ही उसने देखा कि प्रतिभा चौखट के सहारे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसके बाहर आते ही बिना कुछ बोले ही वह भी उसके आगे आगे कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर प्रतिभा दाहिनी ओर की दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई और शून्य दृष्टि से छत की ओर अपलक निहारने लगी। गौरी शंकर ने पास आकर कहा, तुमने भाई साहब का फैसला सुन लिया? सुन लिया, उसी प्रकार छत की ओर देखते हुए प्रतिभा ने कहा। गौरी शंकर चुप हो गया। क्या कहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। प्रतिभा ने फिर कहना शुरू किया, माँ के मुंह से, पिताजी के मुंह से, जेठ जी के मुंह से और शायद तुम्हारे मुंह से भी अब यही सुनना बाकी है। एक ही बात निकलती है कि लड़की को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं, पढ़ लिख कर वे हाथ से निकल जाएगी। उफ, कितने संकीर्ण और अदूरदर्शी लोग हो तुम, जो स्वयं सुशिक्षित नहीं, जिनके पास अपने मानस और चरित्र का विकास नहीं हुआ, वे इसके सिवा भला सोच ही क्या सकते हैं। और फिर पास खड़े गौरीशंकर की ओर मुखातिब होकर प्रतिभा ने जरा आवेश के स्वर में कहा, मैं जानती हूँ तुम लोग क्यों मुझे आगे पढ़ने नहीं देना चाहते। पैसे का प्रश्न उतना नहीं है जितना तुम्हारी सड़ी गली मान्यताओं और कुसंस्कारों और अंध परंपराओं का है। तुम सोचते होंगे कि घर की चार दीवारी में बंद स्त्री पाँव की अच्छी जूती आज्ञाकारी बांधी और उन झूठे आदर्शों की रक्षा करने वाली निरह बहू बनी रहेगी, जो आज नारी स्वतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। पर मिस्टर गौरीशंकर, प्रतिभा उस मिट्टी की बनी हुई नहीं है जो इन बाधाओं से ही रुक जाए। प्रतिभा के दीप्त नेत्रों और उग्र मुख मुद्रा को देखकर उसका दृढ़ स्थिर स्वर सुन जैसे गौरी शंकर को अपनी आंख और कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विनय और संकोच की लाजवंती सी प्रतिमूर्ति प्रतिभा के मुंह से आज यह सब क्या सुन रहा था। प्रतिभा क्या बदल गई, या यही उसका असली रूप है जो अभी तक परिस्थितिवश ढका मुंदा था। अभी वह यह सोच ही रहा था कि प्रतिभा ने फिर कहना शुरू किया, क्यों, आप किस सोच में पड़ गए? माँ और भाई के स्नेह ने अपने मन मस्तिष्क पर गुलामी और प्रावलंब का बहुत बड़ा गहरा रंग चढ़ा दिया। मालूम होता है उसका कोई अलग से अस्तित्व है। यह शायद आप तो सोच ही नहीं सकते। फिर उनसे अलग होकर अपने पांव पर खड़े होने की बात तो अभी बहुत दूर की है। माँ और भाई की पराधीनता ने आपके आत्मविश्वास पर की प्रेरणा को जैसे मार ही दिया है। पर मैं उम्र भर अपमान और पराधीनता के टुकड़ों पर आंसू बहाने यहाँ नहीं आई हूँ। पशु की तरह पेट भरने से कुछ परे ही जीवन का अर्थ है। देश और समाज के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। गौरी शंकर आंखें फाड़कर प्रतिभा की ओर एकटक देखकर यह सब सुन रहा था और उसे लग रहा था मानो कोई सुधारवादी फिल्म देख रहा हो। उसके मुंह से केवल एक ही बात निकली, तो तुम मेरी और भाई साहब की इच्छा के विरुद्ध चलोगी? निसंदेह, सहज भाव से प्रतिभा ने कहा, यह कोई बुरा काम तो नहीं? फिर तो मैं तभी ऐसा करूंगी जबकि मैं अपना खर्च भी निकाल सकूं। अगर मुझे आगे पढ़ना ही है तो मैं व्यर्थ आप लोगों पर उसका बोझ क्यों डालूं? इसका मतलब तुम कहीं कुछ काम करोगी? हाँ हाँ, मतलब यह साफ है। तो यह बात है। कहते हुए गौरी शंकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। प्रतिभा कौतूहल निश्चित मुद्रा में उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की चेष्टा करने लगी। उस दिन जब प्रतिभा लौटी तो गौरी शंकर आ चुका था। कपड़े उतारकर वह पंखे के नीचे सुस्ता रहा था। मेज पर किताबें रख प्रतिभा जल्दी से उसके पास आ गई। सहज भाव से बोली, आज मुझे आने में देर हो गई, बुरा तो नहीं मान गए? मैं बुरा मानने वाला कौन हूँ? गौरी शंकर ने उदासीनता दिखाते हुए कहा, भला अब हमारी किसे परवाह है? लो, फिर लगे ना फालतू बात करने। आज प्रोफेसर साहब ने वही समान अधिकार का मसला छेड़ दिया। इस संबंध में बात करते मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। कितने अच्छे आदमी हैं वे, उनसे बातें करने में समय का ख्याल ही नहीं रहता। क्यों प्रतिभा, प्रोफेसर तुमको बहुत पसंद है, यानी बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगने लायक आदमी ही है। मुझसे भी अधिक अच्छे लगते हैं तुम्हें वे। गौरी शंकर के पास आकर उसकी आंखों में घूरते हुए प्रतिभा ने जरा कड़े स्वर में कहा, क्या मतलब है तुम्हारे इस सवाल का? तुम मेरी परीक्षा लेने चाहते हो या अपने मन का चोर बाहर निकाल रहे हो? छी, कितने संकीर्ण हृदय हो तुम। गौरी शंकर को सक पका गया। फिर तनिक गंभीर होकर बोला, प्रतिभा,
तुम्हारे मुंह से रोज रोज प्रोफेसर की प्रशंसा सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। अगर प्रोफेसर तुम्हें बहुत पसंद है तो खबरदार कोई मुंह से कोई बेजा बात निकाली। बीच में ही टोकर प्रतिभा ने तर्कपूर्वक कहा, तुम अपनी जगह हो, प्रोफेसर अपनी। मेरा तुमसे जो संबंध है और मेरे मन में तुम्हारे लिए जो स्थान है उसकी महत्ता और पवित्रता से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। पर प्रोफेसर मेरे आदर और श्रद्धा के प्रतीक हैं। आज के युग में ऐसे सच्चे सत्पुरुष कहाँ मिलते हैं। उनके विशाल उज्जवल व्यक्तित्व की छाया में मानो शत सहस्त्र वट वृक्षों की सी शीतलता और शांति मिलती है। बस बस, यह बकवास बंद करो, गौरी शंकर ने तुनक कर कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें पति के सामने परपुरुष की इतनी प्रशंसा करते? क्या इतने पर भी तुम असलियत पर पर्दा डाल सकती हो? नहीं, शर्म की इसमें बात नहीं। मैं उन मूढ़ा अज्ञ स्त्रियों में से नहीं हूँ जिनके लिए अकेला पति ही परमेश्वर है और शेष सब पत्थर की निर्जीव मूर्तियां। तुम्हारा और मेरा एक सांसारिक संबंध है जो मन मस्तिष्क से अधिक शरीर का है, पर मेरे मन और मस्तिष्क में आदर और श्रद्धा का प्रतीक बनी ऐसी कई मूर्तियां हैं जो मेरी आराध्य हैं। प्रोफेसर भी उनमें से एक हैं। तो तुम उन्हीं के पास क्यों नहीं चली जाती? झल्लाकर कुर्सी पर से उठते हुए गौरी शंकर ने कहा। मेरी छाती पर मूंग दलने और रोज उसकी तारीफों के पुल बांधकर मेरा खून जलाने से तुम्हें मजा क्यों आता है? प्रतिभा सन रह गई। उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसे अपनी आंखों और कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चित्र लिखित सी उसकी आंखें गौरी शंकर की ओर खुली की खुली रह गई। पुरुष का मन नहीं पति का मन कितना ऊंचा और संशालु हो सकता है, उसे आज मानो नग्न रूप में दिखाई दिया। पर उसके जी को जलाना ही गौरी शंकर का उद्देश्य न था, उस पर नमक डालना भी अभिष्ट था। सो दरवाजे के पास रुककर गौरी शंकर ने कहा, आह, क्या त्रिया चरित्र की माया सीखी है तुमने। ऐसे देख रही हो मानो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं कोई मिट्टी का माधव नहीं हूँ प्रतिभा। तुम मुझे जितना बुद्धू और भोला समझती हो, मैं उतना तो शायद नहीं हूँ। बहुत दिनों से पास पड़ोस में तुम्हारे इस नए रोमांस की चर्चा है। माँ और भाई साहब तो इतने परेशान है कि मुझसे बात तक करना छोड़ दिया। ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम यह करोगी, इसका तो मुझे सपने में भी गुमान न था। आज हम लोग किसी के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। प्रतिभा जैसे नींद से जागी। आश्वस्त स्वर में उसने कहा, ओह, तो बड़े दिनों से अपने दिल में जमा हुआ गुबार निकाल रहे हो आज। पहले तो तुमने कभी ऐसी आशंका प्रकट नहीं की, फिर इतने दिन तक साथ रहकर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना और मुझसे अधिक लोग उन लोगों पर विश्वास किया जो नारी स्वतंत्र को फूटी आंखों में नहीं देख सकते, जिन्हें दूसरों को बदनाम करने में ही मजा आता है। पर खैर, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो तुम्हें जिस तरह भी विश्वास हो, इस बात के सच झूठ का निर्णय कर लो। पर यह पहले बता दो कि इस बात के सच निकालने पर तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन अगर यह बात झूठ, निराधार और कपोल कल्पित साबित हुई तो क्या प्रायश्चित करोगे? जानते हो, यह झूठा लांछन लगाकर तुमने मेरे मन में अपना रहा सा स्थान भी खो दिया। पति तो क्या, इंसान के रूप में भी तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। बुजदिल नीच कहीं के। जबान बंद कर प्रतिभा, गौरी शंकर ने डांट के स्वर में कहा, नहीं तो अच्छा ना होगा। हर बात की सीमा होती है। मैं तुझे इससे अधिक अपना अपमान नहीं करने दूंगा। अपमान? तुम जैसों का कोई आत्मसम्मान है जो अपमान होगा? नीच कुत्ते कहीं के। जबान संभाल के, दांत पीसकर गौरी शंकर चिल्लाया। प्रोफेसर ज्योतिन्द्र बसु एकाकी जीव थे। जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत को किसी एक ओर से देखकर उसके संपूर्ण रूप का अंदाज लगाना कठिन है, उसी प्रकार उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी भी कठिन थी। अपने बारे में भी वे किसी से कुछ कहते ना थे। विवाह उन्होंने क्यों नहीं किया और विश्वविद्यालय से मिलने वाला सारा वेतन निर्धन छात्र छात्राओं में बांट कर वे अपने गुजर बसर करते थे। उस बारे में लाख पूछने पर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। पर नीरस वे बिल्कुल नहीं थे और जरा सा उनके हृदय में प्रवेश पा जाने पर तो न सिर्फ ज्ञान का अपूर्व खजाना ही हाथ लग जाता था, बल्कि एक ऐसे उज्जवल व्यक्तित्व के दर्शन होते थे जो आज के मानव समाज में दुर्लभ है। संकट के समय इन्हीं के वृद्ध हस्त ने प्रतिभा की रक्षा और सहायता की। प्रोफेसर के रूप में उसे गुरु ही नहीं, एक अगाध स्नेहशील पिता भी मिला। वह बिल्कुल भूल ही गई कि प्रोफेसर उसके असली पिता नहीं है। प्रोफेसर ने भी प्रतिभा में मानो साक्षात प्रतिभा के दर्शन किए। परिस्थितियां, बाधाएं, अभाव आदि जैसे उसे रोक ही नहीं पाते थे। कभी कभी प्रतिभा के मुंह से नारी के पीड़न शोषण की बातें सुनकर प्रोफेसर रोने लगते। प्रतिभा से उन्होंने यह प्रतिज्ञा करवा ली थी कि पढ़ लिख कर वह केवल जीविका उपार्जन ही नहीं करेगी, बल्कि अपनी पीड़ित ताड़ित बहनों का उद्धार के लिए भी कुछ करेगी।
इसलिए पढ़ाई के बाद और कभी कभी पहले या बीच में भी नारी पीड़न के संवादों की चर्चा दोनों बड़ी हार्दिक भावना के साथ किया करते। आज प्रोफेसर बार बार घड़ी देखकर मन ही मन कह रहे थे कि पता नहीं प्रतिभा अभी तक क्यों नहीं आई। अधीर होकर कमरे में टहलने लगे। फिर खिड़की से देखा तो गौरी शंकर के मकान के आगे कुछ लोग जमा थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। 2-1 मिनट को सोचने के बाद वे चप्पल पहनकर उस ओर चले। घर के बाहर गौरी शंकर को दौड़ धूप करते देख रुक गए। उसके पास जाकर कुछ पूछना चाह रहे थे कि गौरी शंकर ने आंखों में आंसू भरकर अभिनय के पूरे कौशल के साथ कहा, प्रोफेसर साहब, मैं तो लुट गया, मेरा सर्वस्व छिन गया। किसी तरह मुझे सहारा दीजिए, बल दीजिए, मैं इस आघात को सहन कर सकूं। अरे पर माजरा क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेसर ने कहा। ओह, आपको सूचना भिजवाना तो भूल ही गया। कल रात को हृदय की गति बंद हो जाने से अचानक प्रतिभा की मृत्यु हो गई है। मेरी तो जान ही निकल गई। प्रोफेसर साहब, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा? प्रोफेसर को जैसे काट मार गया। एक क्षण सन रह गया। फिर गौरी शंकर की ओर देखकर पूछे, हार्ट फेल? आपको ठीक मालूम है हार्ट फेल ही हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, कहकर गौरी शंकर इधर उधर देखा। फिर विनीत स्वर में बोला, आपसे फिर बातें करूंगा, अब जरा अर्थी को उठाने में जल्दी कीजिए वरना धूप चढ़ाएगी। प्रोफेसर कुछ कहे इससे पहले ही गौरी शंकर उन्हें आशंकाओं और दुश्चिंताओं के भंवर में छोड़कर घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्थी उठाई गई और 4 आदमियों के कंधों पर उसे शमशान की ओर ले जाया जाने लगा। प्रोफेसर ने कंधा देना चाहा, पर उनके दुर्बल स्वास्थ्य को देखकर उनसे वैसा न करने का अनुरोध किया गया। वे मान गए और चुपचाप अर्थी से कुछ कदम पीछे उसके साथ साथ हो लिए। कुछ तो स्वभाव के कारण, कुछ गर्मी के कारण प्रोफेसर नीचे जमीन की ओर देखते हुए चल रहे थे। एक जगह उन्हें सड़क पर खून की एक बूंद दिखाई दी, परंतु इस समय उसके बारे में सोचने की उनकी मनोदशा कहाँ थी। पर शीघ्र ही दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, इस प्रकार खून की बूंदों की एक कतार दिखाई दी। एक क्षण के लिए प्रोफेसर किसी सोच में पड़ गए। फिर ना जाने क्या सोचकर आसपास के लोगों को हटाकर वे अर्थी के बिल्कुल निकट पहुंच गए और गर्दन झुकाकर उसके निचले भाग को देखने लगे। बीच का हिस्सा कुछ अधिक नीचे झुका दिखाई पड़ रहा था। उस स्थान से कोरे कपड़े में से छन छन कर खून की बूंदें टपक रही थी। प्रोफेसर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे गिरते गिरते बचे। उनके पांव लड़खड़ाते देखकर एक व्यक्ति ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है प्रोफेसर साहब, आप शमशान चलने की तकलीफ ना करें, चलिए आपको घर पहुंचा देते हैं। उस आदमी की सहायता से प्रोफेसर आए और बैठक में रखे सोफे पर लंबे पड़े रहे। पता नहीं कब तक वे उस अवस्था में वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सुबह भंगी ने आकर बताया कि प्रतिभा की हत्या करने के अभियोग में गौरी शंकर और उसका बड़ा भाई और मां गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाश डॉक्टरी परीक्षा के लिए भेजी गई है। सुना है लाश की पसली की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं।